तो अब हम लोग क्या करेंगे, जेई मेंस लेवल के रेंज के सवाल बनाना चालू कर रहे हैं। ठीक, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स 4 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप लोग बताइए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलस यूज करें, क्या यूज करें? कैलकुलस अगर जैसे रास्ते से यूज करेंगे तो साइन इनवर्स कैसा फंक्शन होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। साइन इनवर्स कैसा फंक्शन होता है? तो अंदर जो डली हुई है उसकी सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू डालेंगे तो आंसर निकल जाएगा। मतलब अंदर के आदमी, उसको टी बोल दो, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसकी सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू डाल दोगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसको निकालने के दो तरीके, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई या इसको वाई मान लेते, चलो एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल के भी कर सकते हैं। सबसे पहले वैसे करते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो बचेगा क्या? 1 माइनस वाई। तो एक्स स्क्वायर इधर लाके क्या हो गया बच्चों? डिवाइड, तो वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो एक्स क्या निकला? अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, अब दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 बच्चों, है ना? जो भी अंडर रूट के अंदर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक 0 तो 0 है और दूसरा 0 1 है। अब सोचिए, आपको 1 से बड़े में आंसर मिलने वाला है क्या? 1 से बड़ा नंबर डालूंगा, अंदर पॉजिटिव बनेगा? नहीं बनेगा, नेगेटिव बन जाएगा। डाल के देख लो, 2 3 4 कुछ भी वाई की जगह। 0 और 1 के बीच में अब 1 ऑड रिपीटेड रूट है तो यहाँ बनेगा, फिर यहाँ नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0 से बना। अब मेरे को ये बताओ, 0 इंक्लूड करेंगे? यस, 0 इंक्लूड करेंगे। 1 इंक्लूड करेंगे? नहीं इंक्लूड करेंगे। 1 इंक्लूड करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 पड़ जाएगा। डिनोमिनेटर क्या पड़ जाएगा? 0। तो 1 इंक्लूड नहीं करेंगे। सबको क्लियर ये बात? तो अब ये 0 से 1 है तो एक बार इसमें 0 डाल दो, एक बार इसमें 1 डाल दो। किसमें? साइन इनवर्स के अंदर। इसकी वैल्यू निकल गई ना, मिनिमम और मैक्सिमम। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, एक बार जब 0 डालोगे तो साइन इनवर्स 0 कितना होता है बच्चों? 0। फिर एक बार जब क्या डालोगे? 1 डालोगे तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है बच्चा लोग? पाई बाई 2। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 से 2 पाई, 2 पाई नॉट इंक्लूडेड। एक्स की जगह नहीं, ये पूरा इसकी वैल्यू निकाले ना, इसकी वैल्यू निकाल के डाल दें। ठीक है, पक्का? देखो आंसर चेक कर लो। एक और तरीका देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है बच्चों हमारे पास क्या? 4 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इधर देखिए, ये साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब अंदर की सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू डालूंगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया? एक्स स्क्वायर। तो बचेगा क्या? 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों कट गया। 4 साइन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, अब 1 बाई एक्स स्क्वायर ही है जो है, 1 बाई एक्स स्क्वायर ही है जो है। इसको जो मैं सबसे बड़ा डालूंगा और इसको सबसे छोटा डालूंगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। क्यों? बाकी सब तो कांस्टेंट है। ये बात समझ में आई? तो 1 बाई एक्स स्क्वायर, आपको क्या लगता है 1 बाई एक्स स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? सबसे छोटी, जब मैं एक्स जगह इंफिनिटी रखूंगा ना बच्चों, तब ये आदमी कहां जाएगा? 0 की ओर जाएगा। कहां जाएगा? 0 की ओर। और वो सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो 1 बाई एक्स की जगह इंफिनिटी रख दिया तो क्या मिलेगा? 4 बाई साइन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 0। तो कितना आएगा ये? कितना आएगा बच्चों? 1। 4 साइन इनवर्स 1 कितना होता है? 4 इंटू पाई बाई 2 कितना? 2 पाई। 2 पाई आएगा, लेकिन 2 पाई इंक्लूड करना है क्या? नहीं भाई, एक्स की जगह इंफिनिटी पहुंचते थोड़ी ना कभी।
ठीक है। अब इसकी सबसे बड़ी वैल्यू डालना है तो क्या करना है, x की जगह इन्फिनिटी डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा सबसे छोटा, क्या हो जाएगा सबसे छोटा। 1/∞ क्या होता है, 0। नहीं नहीं उल्टा बोल दिया, x की जगह इन्फिनिटी नहीं, x की जगह 0 डाल दो, x की जगह क्या डाल दो, 0 डाल दो, तो कितना हो जाएगा ये 1/0 इन्फिनिटी, किस 1/∞ 0। और ये अभी आपको दिख रहा है कि मैं 0 नहीं डाल सकता सर, लेकिन आप चेंज कर दियो, यहाँ पे आप 0 डाल सकते हैं शुरू में, कोई इशू नहीं, वो डोमेन का हिस्सा है। तो 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा 0, तो क्या मिलेगा 4 sin इनवर्स 0, तो कितना हो जाएगा 0। तो कहां से कहां तक आंसर मिला, 0 से लेके 2π। आई बात समझ में। चलिए एक और तरीका देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, 4 sin इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको y मान लिए, 4 sin इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों y/4 sin y, ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। अब यहां से x इन टर्म्स ऑफ y निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन y/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन y/4 प्लस साइन y/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब उधर ले चलो, तो साइन y/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन y/4, तो एक्स स्क्वायर निकलेगा बच्चों साइन y/4 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन y/4, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया और उसको इधर भेज दिया, तो क्या निकला एक्स साइन y/4 अपॉन 1 माइनस साइन y/4, एक्स बराबर प्लस माइनस, ठीक, पक्का, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका डोमेन निकालना है, मतलब साइन y/4 अपॉन 1 माइनस साइन y/4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या हैं, ये न्यूमरेटर कब 0 होता है, 0 पे, न्यूमरेटर कब 0 होता है 0 पे, डिनोमिनेटर कब 0 होगा, जब साइन y/4 1 हो, तो ये कब होता है जब y/4 क्या हो π/2 हो, इसका मतलब y कितना हो 2π हो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो अब कहां से आंसर मिलेगा, 0 2π से बड़े में आंसर मिलेगा क्या, समझ रहे हो कहां पे आंसर मिलेगा, बीच में, तो इसका क्या हो जाएगा 0 से लेके 2π नॉट इंक्लूडेड। और इस समय जब आप साइन कर लेते हैं ना, तो उसका आप रेंज -π/2 से +π/2 वाला ही खेल खेलिएगा। जैसे अगर ये 1 लिया हूं तो π/2 है ना, -1/2 लिया हूं तो आप -π/6 लिखना, इस टाइप का। वो ध्यान रखना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रेंज हम ऐसे लेके चलते हैं, इसलिए हमको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसा भी आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जैसा अच्छा लगता है ना, जैसा आपको मन करता है वैसा अप्रोच करो, कोई ऐसा इशू नहीं है। रेंज निकालने का एक तरीका नहीं है, रेंज निकालने के कई तरीके हैं, ओके। x + 2x नहीं होगा, x स्क्वायर होगा, ठीक है। मिसप्रिंट होगा बच्चों, x स्क्वायर होगा मोस्ट प्रोबब्ली, ट्राई कीजिए। इसका रेंज निकालना, मतलब ये तो मैं अब इसमें कुछ नहीं बोलना चाहता बच्चों, क्योंकि हम लोग ऐसा वाला सैकड़ों बार कर चुके हैं, मतलब सैकड़ों बार नहीं, 3 से 4 बार तो कर ही चुके हैं, और आपको पता है कि इसको अप्रोच कैसे करनी है, करिए। तो y बराबर ले लेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, x इन टर्म्स ऑफ y लिख के इसका निकाला जाएगा। तो y एक्स स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सबको एक साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो y माइनस 1 आएगा, ठीक। इधर ले आओ और प्लस x कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा -8y माइनस 2, और इधर बचेगा बच्चों +11 बराबर 0। कोई इश्यू किसी को,
अब इसका क्वाड्रेटिक, इसका d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। d क्या है इसका? b स्क्वायर, तो -8y प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 ac। a कितना है बच्चों? y -1। c कितना है बच्चों हमारा? 11 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये अगर क्या हो जाएगा? 8y प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 क्या भाई? हाँ, ये बोलना चाहिए। तुम हाँ भी बोल रही हो। ये क्या आएगा? 12y -1 बराबर 0। ठीक, तो हमको क्या करना रहेगा इसका? इस आदमी के क्वाड्रेटिक का d क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो क्या आएगा? -8y -2 का होल स्क्वायर -4 a कितना होगा? y -1 c कितना होगा? 12y -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से ये तो इसको बाहर ले लिए, तो -2 का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा 4y + 1 का होल स्क्वायर -4y -1 12y -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 4 ये भी 4 है, कॉमन लेके 0 को साइड भेज दिए, तो ये क्या बनेगा? 16y² + 1 + 8y। ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा 12y² -13y + 1, है ना? तो टोटल कितना रहेगा? 4y² प्लस 21y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो y कॉमन ले लिए तो बचा क्या? 4y + 21 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो एक एक 0 आएगा बच्चों 0, एक 0 आएगा बच्चों -21/4। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा और यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? -∞ से -21/4 यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी। ऑप्शन दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? तो इसका सबसे ईजिएस्ट वे है x इन टर्म्स ऑफ y। इफ डोमेन ऑफ द फंक्शन, एक फंक्शन है उसका डोमेन, मतलब आप -∞ से +∞ नहीं ले सकते। अब ये जो दिया है वही रखना है। क्या है फंक्शन? f of x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 + x²। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेफिनेशन दिया हुआ है 2 से लेके 6। इसका डोमेन क्या है? 2 से लेके 6। तो रेंज में हमको क्या-क्या मिलेगा? रेंज में कैसे-कैसे मिलेगा? ये सब मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? ठीक? ओके? तो सबसे पहले अब यहाँ पे तो हम एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, कैलकुलस ये सब कुछ नहीं लगा पाएँगे। क्यों? ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दिया है। ना तो हमको उसका डिफरेंशिएशन करने आता ठीक से, ना तो हम उसको एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिखने आता। क्या लिखेंगे? ठीक? तो पहले डेफिनिशन में ब्रेक करेंगे। कहाँ-कहाँ डेफिनिशन में ब्रेक हो रहा है? कहाँ से कहाँ तक है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ही है जो है। कहाँ से कहाँ तक ब्रेक करना है? 2 से 6। तो एक होगा बच्चों x 2 के बराबर और 3 से छोटा, है ना? पहला रेंज ये बनेगा। तो 2 के बराबर 3 से छोटा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? तो 2/1 + x²। बात समझ में आ रही? फिर अगला 3 के बराबर और 4 से छोटा, तो ये क्या देगा हमेशा? 3। फिर बच्चों 4 के बराबर और 5 से छोटा, तो ये क्या दे देगा? ठीक? फिर 5 से बराबर और तो ये क्या देगा? 5। अब बताइए 6 से बड़ा जा सकता हूँ? नहीं जा सकता, बस यहीं पे खत्म हो गया। तो अब आपको क्या करना रहेगा बच्चों? 2 से 3 के बीच में इसका आपको क्या निकालना है? रेंज निकालना है। ये जो लिखा हुआ है उसका रेंज निकालना है 2 से 3 के बीच में, ओके? उसके लिए क्या यूज़ करो आप? कैलकुलस यूज़ करो। क्या यूज़ करो? कैलकुलस। एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? वो तो पूरे रेंज का, पूरे डोमेन का दिखा देगा। ठीक है? तो कैलकुलस यूज़ करना पड़ेगा। डोमेन के एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी और जहाँ इसका डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, वहाँ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। करिए ट्राई।
बाकी और अगर आप खुद से सोचो, एक सेकंड रुक जाओ, ये 2 कैसा फंक्शन है? 2 फंक्शन कांस्टेंट है, 1 क्या है? तो अगर ये मैं एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू डालूंगा तो मेरे को एंड पॉइंट्स निकल जाएंगे। बस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसके अंतर्गत एक्स स्क्वायर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू रखो, तो इस 2 से 3 में इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है पता चलेगी। तो 3 से 4 में, वैसे 4 से 5 में, फिर 5 से 6 में, पता कीजिए। देखिए एफ ऑफ एक्स, रेंज ही लिख रहा हूं डायरेक्ट बच्चों ना, 2 से 3 के बीच में, जब 2 डालूंगा तो कितना मिलेगा? 2/5, 2/5। जब 3 डालूंगा तो कितना मिलेगा? 1/5। तो बच्चों 1/5 छोटा होता है, इसको इंक्लूड नहीं करना है, 2/5 बड़ा होता है, उसको इंक्लूड करना है। ठीक, अगला देखिए, जब 3 डालूंगा तो कितना मिलेगा? 3/10। कितना मिलेगा? 3/10। जब 4 डालूंगा तो कितना मिलेगा? 3/17। 3/17 छोटा नंबर होता है 3/10 से, तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। वैसे 4 अपन इसमें लेते भी नहीं। इधर देखिए, 4/4 डालूंगा तो कितना मिलेगा? 4/17। क्या मिलेगा? 4/17। 5 डालूंगा तो कितना मिलेगा? 4/26। ठीक, अब इधर कहां चले गए? यहां तक पहुंच गए ना, अब ये बचा ना, 5 डालूंगा तो कितना मिलेगा? 5 बाई, और इधर 5/37। 5/37 को इंक्लूड करना है क्या बच्चों? नहीं। ठीक, तो ये अपने हर उसमें आ गया। ये कौन सा था? 2 से 3 वाले में। ये कौन सा है? 3 से 4 वाला है। ये कौन सा है बच्चों? 4 से 5 वाला है, और ये 5 से 6 वाला है। ओके, अब सबको कंपाइल करके हमको आखिरी में रिजल्ट लिखना है। सबसे छोटी वैल्यू देखिए, इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? तो 5/37 से शुरू होगा। किससे शुरू होगा बच्चा लोग? 5/37 से शुरू होगा। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इनमें से? 2/5। 2/5 तक जाएगा। ये क्या हो रहा है देखो, 4/26 बड़ा है कि 5/26 बड़ा है? 5/26, तो इसमें 4/26 आ जाएगा। और 3/17 की 4/17, तो इसमें 3/17 आ जा रहा है। हाँ, तो वन बाय, ये 2/10 बड़ा होगा कि 1/10? 1/5 बड़ा होगा कि यहाँ पे 3/10 बड़ा होगा? 3/10 बड़ा होता है, तो ये आ जा रहा है। तो मेरे ख्याल से कोई भी वैल्यू नहीं है जो छूटी है, कोई भी वैल्यू नहीं है जो छूटी है। तो कौन सा आंसर? डी। ठीक है, कोई भी वैल्यू नहीं छूटी थी। तो बात समझ में आई, गेम समझ में आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर का गेम समझ में आया आपको? तो पहले उसको उसकी डेफिनेशन में ब्रेक किया, और उस रीजन पे हम कैलकुलस लगा लिए, या मतलब अपना सेंस लगा लिए। कैलकुलस तो लगाना ही नहीं पड़ा, लेकिन नेचर से पता चल गया ना कि ये इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। बढ़े आगे, इसको डिफरेंशिएट करके पता करोगे तो ये डिक्रीजिंग आएगा बच्चों अपने डोमेन में। अब ये देखिए, ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पे एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकालना मेरे को कठिन जाएगा। एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई आसानी से थोड़ी निकाल दूंगा, दो रूट है, कितने बार स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे कैलकुलस यूज करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं डोमेन निकाल लूंगा। ठीक, उसके बाद मैं इसको डिफरेंशिएट करके देखूंगा कि उस डोमेन में इसका नेचर क्या है, कब बढ़ता है कब घटता है। डोमेन के एंड पॉइंट्स पे वैल्यू, डिफरेंशिएशन पे वैल्यू निकालूंगा और रेंज लिखूंगा। करिए ट्राई। तो सबसे पहले ना हमको डोमेन निकालना पड़ेगा। तो ये आदमी क्या है? √3 - x। तो 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 3x, क्या निकला? x लेस देन इक्वल टू 3। x लेस देन इक्वल टू 3। अगला देखो, 2 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या निकला? 2 + x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन -2 निकलेगा, ये उधर जाके। तो x दोनों को मिला के लिखना है, -2 से बड़ा और 3 से छोटा, तो डोमेन क्या जाएगा? -2 से 3। असल में तो हमको डोमेन के एंड पॉइंट्स पे तो वैल्यू निकालनी है, साथ साथ जहां डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है वहां पे भी वैल्यू निकालनी है। डिफरेंशिएशन f ऑफ x क्या दिया हुआ है?
अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स। तो एफ डैश रूट का होता है बच्चों 1/2 रूट, जो भी लिखा रहता है। तो रूट का होगा 1/2 रूट, अंदर जो लिखा है वो क्या लिखा है 3 माइनस एक्स। ठीक है। और कैसे निकालते हैं अगर आपको नहीं पता, 3 माइनस एक्स का पावर 1/2 करके निकालते हैं, एक्स का पावर एन जैसा, एन एक्स का पावर एन माइनस 1 वैसे करके निकालते हैं। तो 1/2 रूट आता है। अब फिर 3 माइनस एक्स का अंदर आ जाएगा -1, 3 का 0, एक्स का -1, और ये क्या है 1/2 अंडर रूट 2 प्लस एक्स, फिर इसका क्या हो जाएगा 1, 2 का 0, एक्स का 1। ठीक है, चेन रूल लगा। अब दिस शुड बी इक्वल टू 0, तो -1/2 अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट 2 प्लस एक्स। उधर चला गया, क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 2 प्लस एक्स। तो ये दोनों कट गया, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। इधर गया इधर गया, तो 5 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा, नहीं 1 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा, और x इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1/2। तो -2 और 3 और 1/2, 1/2 डोमेन में आता है, यस। तो इन तीनों पे निकाल लिया। अगर ये डोमेन के बाहर रहता तो इसमें वैल्यू नहीं निकालते। तो क्या निकालना पड़ेगा, f ऑफ -2। तो पहला क्या है 3 माइनस ऑफ -2 प्लस 2 -2, तो कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, ये कितना हुआ √5। फिर f ऑफ 3 निकालना है, तो 3 - 3 प्लस 2 प्लस 3, ये भी कितना है √5। फिर f ऑफ 1/2 निकालना है, 3 - 1/2 प्लस 2 प्लस 1/2, तो ये भी बच्चों √5/2, ये भी √5/2, तो कितना आएगा 2 √5/2। ये 2 अंदर चल जाएगा तो कितना रहेगा 5 × 4 डिवाइड बाई 2, तो कितना √10। ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या मिली √5, सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिली √10। तो ये क्या हो जाएगा रेंज। बढ़िया, आगे क्लैरिटी है सबको। क्या दिया है क्वेश्चन में, लेट एफ आर टू आर बी द फंक्शन डिफाइंड बाई, तो फंक्शन दे दिया है log टू द बेस √m दिया हुआ है। तो m के बारे में तो हमको नॉलेज ही नहीं है, m क्या है, 1 से बड़ा है 1 से छोटा, अंडर रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस m -2 फॉर सम m सच डेट, फंक्शन का रेंज दे दिया है बच्चों हमारा क्या 0 से लेके 2, फंक्शन का रेंज दे दिया गया 0 से लेके 2, देन द वैल्यू ऑफ m, m क्या होगा आपको खुद से सोचना है। ठीक है, लगाइए दिमाग। तो बच्चों अगर आप देखें तो log एक मोनोटोनिक फंक्शन होता है, कैसा होता है मोनोफोटिक, या वो हमेशा बढ़ता है या तो हमेशा घटता है, या तो ऐसा रहेगा या तो ऐसा रहेगा। ठीक, तो इसका अगर रेंज निकालना है तो अंदर की सबसे बड़ी वैल्यू और अंदर की सबसे छोटी वैल्यू रख दूंगा तो आंसर आ जाएगा। अंदर की अगर सबसे बड़ी वैल्यू और अंदर की सबसे छोटी वैल्यू रख दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो देखो अंदर में है कौन, m को कुछ कर नहीं सकता, 2 को कुछ कर नहीं सकता, बस sin x माइनस cos x है। उसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है √a² प्लस b², तो क्या होगा 1 + 1 √2 प्लस m -2, तो कितना बचेगा 2 - 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या log √m m बचेगा बस। ठीक, ओके। एक एंड पॉइंट है बच्चों वो मेरे रेंज का, मिनिमम है मैक्सिमम अभी नहीं पता, लेकिन एक एंड पॉइंट है ये जरूर है। अब अगला देखिए, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है माइनस ऑफ ये, तो कितनी होती है -√2, क्या होती है -√2, तो क्या हो जाएगा -2 बन जाएगा, -√2 तो -2 प्लस m -2, तो क्या बनेगा m -4 बनेगा, क्या बनेगा m -4 बनेगा। क्लियर है। तो भाई एक बात तो अब ये तय है ना कि m -4 और m इसमें कौन बड़ा है, m -4 बड़ा नहीं है, m बड़ा है। कौन बड़ा है m बड़ा है। और जितने भी ऑप्शन देख रहे हो उन सब में m क्या है 1 से बड़ा, m क्या है बच्चों 1 से बड़ा। इसका अंडर रूट भी ले लूंगा तो बेस 1 से बड़ा ही 6, तो बच्चों ये सबसे बड़ी वैल्यू है और ये सबसे छोटी वैल्यू है। ठीक है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है, ये रेंज का एंड पॉइंट है, मतलब ये 2 के बराबर है। ये सबसे छोटी वैल्यू है, मतलब ये 0 के बराबर है। अब ये देखिए
ये 0 मतलब m की जगह क्या रखूंगा, log 1 आना चाहिए, तो m की जगह क्या रखना पड़ेगा 5, m की जगह क्या रखना पड़ेगा 5, तब ये बनेगा। और यहाँ पे m की जगह 5 रखूंगा तो 5 और ये क्या आएगा 5, तो इसका आंसर क्या होता है 2, तो m की वैल्यू है क्या है 5। बात समझ में आई? सारे ऑप्शंस में जो m दिया है वो 1 से बड़ा दिया है, तो उसका अंडर रूट भी 1 से बड़ा होगा। तो log कैसा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो सबसे बड़ा रखूंगा तो सबसे बड़ा वाला मिलेगा, सबसे छोटा रखूंगा तो सबसे छोटा वाला मिलेगा। तो सबसे बड़ा क्या है m, m और m-4 में तो m ही बड़ा होगा ना बच्चों, इतना तो गणित है। तो यहाँ पे 2 मिलना चाहिए, तो सब में मिलेगा, कोई इशू ही नहीं, ये तो ऑलवेज 2 है। यहाँ पे क्या मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए, तो 5 डालने से ही मिलेगा। क्लैरिटी है सबको, पक्का? क्या दिया हुआ बच्चों सवाल में, द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ 5x प्लस 7 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर प्लस 2x इन इंटरवल क्या 5/4 से लेके, मतलब 5/4 से लेके 2 के बीच में ये जो आदमी है इसकी सबसे बड़ी वैल्यू बतानी है और सबसे छोटी वैल्यू बतानी है, फिर उसका सम करना है, मतलब रेंज निकाल के दोनों के एंड पॉइंट्स का सम करना है बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसकी डेफिनेशन कहाँ कहाँ ब्रेक हो रही है वो देखना पड़ेगा। मॉड की डेफिनेशन कैसे ब्रेक होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो पहले ये देख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है और इंटीजर किस किस पॉइंट पे बदल रहा है, उसके हिसाब से डेफिनेशन पहले ब्रेक करो आराम से, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या करेंगे। ये देखिए इसकी डेफिनेशन कहां ब्रेक होती है 7/5 पे, कहां ब्रेक होती है 7/5, 7/5 क्या 5/4 और इसके बीच में आता है, ये चेक करो 5/4 और 2 के बीच में आता है क्या 7/5, कितना होता है, कितना होता है 1.4, ये कितना होता है 1.25 और 2, तो आता है बीच में। तो क्या पहले मेरे को, मेरा पूरा फोकस है एक्स स्क्वायर प्लस 2x के बीच में, किसके लिए फोकस है एक्स स्क्वायर प्लस 2x जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कहां से कहां तक वैल्यू डालती है ये पता करूं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है। तो इसको मैंने मान लिया t, कहां पे चेक करना है मेरे को 5/4 से लेके 2, तो मैं कहां कहां चेक करूंगा, डोमेन के एंड पॉइंट पे चेक करूंगा और डिफरेंशिएशन जहां 0 होता है वहां चेक करूंगा। तो डोमेन के एंड पॉइंट पे सबसे पहले 5/4 रखूंगा तो कितना मिलेगा 25/16 प्लस 5/2 कितना होगा 16, ये बनेगा, ये आएगा 840, तो कितना आएगा 65/16, 4 पॉइंट कुछ कुछ, ठीक है। एक बार रखूंगा क्या 2 रखूंगा तो कितना मिलेगा 8, एक बार क्या रखूंगा 2 रखूंगा तो मिलेगा 8। अब डिफरेंशिएशन कहां 0 होता है, डिफरेंशिएशन कहां 0 होता है 2x प्लस 2 x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 मेरे डोमेन में आता है नहीं, तो इस पे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसका रेंज जो अंदर जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो कहां से कहां तक आ रही है 65/16 से लेके 8 तक, ठीक है, इसके अंदर आ रही है। तो इसके अंदर जितने भी इंटीजर है वो गिरे जाएंगे इसके अंदर क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो मतलब क्या क्या आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा 7 आएगा 8 आएगा, बात समझ में आई? 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा 7 आएगा 8 आएगा, ठीक। अब 8 कब आता है जब मैं x को एग्जैक्ट 2 डालता हूं, x को क्या डालता हूं एग्जैक्ट 2 डालता हूं जब 8 आएगा। तो भैया 7 कब आएगा ये पता करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 7 लिखो, इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 0, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 2a, बी स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 4 इंटू 7 तो कितना हुआ 32 √32/2, 32 कितना होता है -1 प्लस माइनस √8 आएगा बच्चों, है ना। तो -1 प्लस √8 लेंगे, -1 माइनस √8 को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि वो डोमेन में नहीं है। मेरे को तो -5/4 से इसके बीच में चलना है ना, x की वैल्यू -5 मतलब 5/4 से लेके 2 के बीच में चलनी है। तो ये -1 प्लस √8 से लेके 2 तक ये क्या देगा 7 देगा। अब 6 कब देगा, इससे पहले 6 देगा,
तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 6 करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0 कितना हो रहा है देखिए, क्या मिल रहा है बताइए फटाफट। तो -1 -2 प्लस माइनस कितना होगा 28/2, तो -1 प्लस √7 पे तो कितना होगा -1 प्लस √7 से लेके -1 प्लस √8 तक, ये क्या देगा 6 देगा। अब √5 कब देगा, -1 प्लस √7 से लेके यहाँ पे ये वाला कैसे निकलेगा, -1 प्लस √6, और ये क्या है लास्ट -1 प्लस √6, और ये 4 कब देता है, शुरू से ही 5/4 से लेके 5/4 से लेके, क्योंकि वहां से तो उससे पहले तो बढ़ना ही नहीं है। बात समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। तो ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ब्रेक हो गया। अब मेरे को ये बताइए 7/5 किस रेंज में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा कि इन दोनों के बीच में आएगा, कहाँ आएगा 7/4 7/5, ये 1.25 √6 -1 √6 -1 √6 -1 निकालो ना, √6 कैसे निकाल सकते हैं, √3 इंटू √2 -1, तो 1.73 इंटू 1.41 -1 कितना होता है देखो, 17 इंटू 14 करो, कितना 17 इंटू 14 नहीं कर पाए, 238 -1 तो 1.38, और वो कितना है, कितना आया 17 इंटू 14 कितना आया 238, आपका 280 और 238, हाँ तो तुम्हारा कुछ अलग आ रहा है फिर, 2.4, तो इन लोग का 2.8 कैसे आ रहा है भाई, किसी का 2.8 आ रहा है, किसी का 2 पॉइंट कितना आ रहा है, हाँ हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 1.7 1.73 इंटू 1.414 2.44 आएगा, 2.8 तो आएगा नहीं, है ना, और आप भी करेंगे तो क्या आएगा, तो ये कितना आएगा बच्चों, तो कितना आएगा 2.444 -1, तो ये 1.44 आएगा। तो जो मेरा x इज इक्वल टू 7/5 था ना, वो इसी में आएगा, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन देखिए, f ऑफ x पूरे की डेफिनेशन ना, 7/5 से पहले ये नेगेटिव रहेगा, तो लिखेंगे 7 - 5x, क्या लिखेंगे 7 - 5x, और यहां पे क्या लिखोगे बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर से क्या उठा के लिखोगे 4 प्लस 4, कहां से कहां तक x 5/4 से लेके 7/5 तक, बात समझ में आई? फिर 7/5 से लेके कहां तक बच्चों, कहां तक -1 प्लस √6 तक, ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, तो 5x - 7 प्लस 4 लिखेंगे। उसके बाद तो सब सेम होगा, 5x - 7 ही चलेगा, तो 5x - 7 प्लस 5, 5x - 7 प्लस 6, 5x - 7 प्लस कहां तक जा रहा है बच्चों 7, 5x - 7 प्लस 8, ठीक, बात समझ में आ रही? तो आपको क्या लग रहा है सबसे छोटी वैल्यू, अब ये देखिए ये जो है ना ये लीनियर फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही रहता है, लीनियर फंक्शन एक लाइन रहती है, या तो वो बढ़ेगी या तो घटेगी, ये क्या है डिक्रीजिंग, क्यों, इसका स्लोप नेगेटिव है, ये क्या है इंक्रीजिंग, ये क्या है इंक्रीजिंग, ये क्या है इंक्रीजिंग, ये क्या है इंक्रीजिंग, ये क्या है इंक्रीजिंग।
तो शुरू में डिक्रीज हो रहा है, बाकी सब जगह इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी मेरे को यहां पे भी एंड पॉइंट पे कितने 2 पे। x इक्वल टू 2 डालो, बताओ कितना वैल्यू मिल रहा है यहां पे, कितना मिल रहा है 5 माइनस 7 प्लस 8 सॉरी 10 10 माइनस 7 प्लस 8 कितना हो गया 11। असल में अब ये यहां देखिए, यहां पे सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी कहां पे 7/5 पे, 7/5 रखिए, क्योंकि ये 5/4 पे जो वैल्यू होगी वो 7/5 से कम होगी, पहले ऐसे घटेगा और फिर बढ़ना चालू होगा गेम। 4 क्या मिलेगी 4, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी 4। आसन में किस पे मिलेगी x इक्वल टू 7/5 पे। डिक्रीजिंग फंक्शन है, उस पर बड़ी वैल्यू मिलेगी, डाल के निकाल के देख लो। यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, मतलब गिरता हुआ ग्राफ रहेगा, तो ये जो 5/4 पे बड़ी वैल्यू मिलेगी और आगे वाले पे छोटी वैल्यू मिलेगी, उसके बाद फिर वापस बढ़ने वाला है, तो वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, उसके बाद वो कम नहीं होगी, तो सबसे कम कहाँ मिलेगी 4। देखिए क्या मिल रही है, आंसर क्या हो गया 4 और 11, तो क्या हो जाएगा ये बच्चों, सम बोला है, कितना जाएगा 15। लॉग दिया हुआ है, लॉग कैसा फंक्शन होता है मोनोटोनिक, तो अंदर की सबसे बड़ी वैल्यू और अंदर की सबसे छोटी वैल्यू रखूंगा तो आंसर आ जाएगा। अब अंदर की सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू के लिए इसको क्या करेंगे, दो तरीके हैं, कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी का आइडेंटिटी लगाओ, उसके बाद फिर आइडेंटिटी लगाओ साइन कॉस बदल के, ताकि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाला बन जाए, और फिर उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हो, लगाओ दिमाग। तो क्या बोला मैं, log टू द बेस √5 है, 3 है, इन दोनों में cos ए माइनस कॉस बी लगा देते हैं, इन दोनों में cos ए प्लस कॉस बी लगा देते हैं। तो पहले बताइए मेरे को, इन दोनों में cos ए प्लस कॉस बी लगा रहा हूँ, cos ए प्लस कॉस बी क्या होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2, तो दोनों का प्लस करूंगा तो कितना आएगा बच्चों π/2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा π/4, 2 cos a प्लस बी बाई 2, फिर cos a माइनस बी बाई 2, फिर क्या होता है cos a माइनस बी बाई 2, जब दोनों को माइनस करूंगा तो π/4 कट जाएगा, x और x 2x हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x। बात समझ में आई? अब इधर cos a माइनस cos b, ये हो जाएगा बच्चों 2 sin a प्लस b बाई 2, क्या होगा बच्चों 2 sin a प्लस b बाई 2, दोनों को इस बार ऐड करूंगा तो 3π/2 आएगा, तो आंसर आएगा 3π/4। ठीक है, उसके बाद साइन b माइनस a बाई 2, तो इन दोनों को जब माइनस करूंगा तो कितना जाएगा बच्चों माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स बन जाएगा, क्या बनेगा इन दोनों को माइनस करो b माइनस a बाई 2, अब ये लगाना आना चाहिए बच्चों। अब इधर देखिए, तो log √5 3 cos ये कितना होता है बच्चों 2/√2 cos x, ये कितना होता है बच्चों 3π/4, ये प्लस ही होता है, और ये लेकिन ये इसका माइनस आ जाएगा, किसका माइनस आ जाएगा साइन एक्स का, तो क्या कॉमन हो गया बच्चों ये √2 बन गया, ये √2 बन गया, तो क्या कॉमन है √2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा cos x माइनस साइन एक्स, तो इतने में रिड्यूस हो गया बच्चों ये। अब इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है √2, तो √2 डालूंगा तो क्या आएगा log √5 3 प्लस √2 इंटू √2, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 2। सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है -√2, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 से 2। समझ में? ओके, अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं पता तो भी आप इंडिविजुअल भी अगर खोल खोल के अगर ध्यान से करोगे तो आंसर आएगा ही आएगा, वहीं से तो आइडेंटिटी बनती है। ओके, बढ़े आगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन मैपिंग,
तो बच्चों हम लोग शुरू जहां पे किए थे फंक्शन, वहां पे ये पढ़े थे कि एक होता है डोमेन का सेट, एक होता है कोडोमेन का सेट। याद है? हर डोमेन के सेट का एक ना एक इमेज होना चाहिए फंक्शन में, ये नेसेसरी है। रिलेशन में ऐसा जरूरी नहीं था, फंक्शन में ये नेसेसरी था कि हर आदमी किसी से क्या हो, लिंक्ड हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि एक डोमेन के एक एलिमेंट के कोडोमेन में दो इमेजेस नहीं हो सकते। वो फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन था। उसके अलावा भी वो वैसे मैपिंग करने के बाद भी हमारे पास चार अलग अलग किस्म की मैपिंग होती है। पहली मैपिंग होती है 1 1, क्या बोलेंगे, 1 1 एंड ऑन 2। पहले बोलेंगे क्या, 1 1 एंड ऑन 2। 1 1 को बच्चों हम बोलते हैं इंजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। ऑन 2 को सरजेक्टिव भी बोलते हैं। तो पहली मैपिंग क्या कहलाती है? 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है। दूसरी प्रकार की मैपिंग होती है बच्चों 1 1 एंड इनटू। ऑन टू नहीं, क्या, इनटू। इसको क्या बोलेंगे? इंजेक्टिव बट नॉट सरजेक्टिव। इंडक्टिव बट नॉट सरजेक्टिव। फिर अगला क्या बोलेंगे? मैनी वन एंड ऑन टू। तो ये क्या बोलेंगे? सरजेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। फिर लास्ट मैनी वन एंड इनटू। तो क्या बोलेंगे? नाइदर सब्जेक्टिव नाइदर सरजेक्टिव नॉर इंजेक्टिव। ये चार किस्म की मैपिंग होती है बच्चों। और जो 1 1 और ऑन टू दोनों होता है इसको हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। जो 1 1 और ऑन टू ही होता है वो उसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। अब 1 1 और ऑन टू का मीनिंग क्या होता है ये भी तो समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? 1 1 और ऑन टू का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे ऑन टू फंक्शन का मीनिंग क्या होगा। ये फंक्शन ऑन टू कब कहलाता है? ब्रैकेट में लिख लो, सरजेक्टिव कब कहलाता है। अगर का फंक्शन का रेंज कोडोमेन के बराबर है तो वो ऑन टू कहलाएगा, है ना। इफ रेंज ऑफ फंक्शन is equal to its codomain, then it is called, क्या बच्चों, क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। मतलब जैसे मैं ये कोडोमेन में ले लिया 1 2 3, इधर ले लिया ए बी सी, तो हर आदमी लिंक होना चाहिए। हर आदमी क्या होना चाहिए? लिंक, तभी ऑन टू बोलेंगे। ये ऑन टू है। ए बी सी 1 2 3, ये इनटू है। क्यों? क्योंकि इसका रेंज क्या है? 1,2। 3 इंक्लूड नहीं हुआ, कोडोमेन के बराबर नहीं है। ठीक है, तो रेंज, अब जब भी आप प्रॉब्लम देखोगे तो ऐसा लिखा रहेगा एफ ए टू बी और फिर एफ का कुछ डेफिनेशन लिखा रहेगा, है ना? तो ये होता है डोमेन का सेट, ये होता है कोडोमेन का सेट। तो आप जो रेंज निकाल के कैलकुलेट करोगे, अगर वो बी के बराबर आ गई तब आप बोलोगे क्या कि हमारा लड़का क्या है? ऑन टू है, वरना लड़का ऑन टू नहीं है। बात समझ में आई? पक्का? कोडोमेन का हर एलिमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए फंक्शन में, तब ये ऑन टू कहलाएगा। और डोमेन का हर एलिमेंट तो इन्वॉल्व होना ही चाहिए, तभी फंक्शन कहलाएगा, वरना फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। बात समझ में आई? चलिए, अब अगला है बच्चों, तो इनटू क्या होता है? ऑन टू का उल्टा। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो इनटू का नहीं लिख रहे।
अगला हम लोग लिख रहे हैं 1 1। अच्छा, एक चीज बात बताओ मेरे को, तो ऑन टू है कि नहीं पता लगाने का तरीका के लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा क्या हमको? नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। कुछ पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं, कोई कैलकुलेशन कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों भैया? अगर रेंज निकालना आता है तो मतलब ऑन टू है कि नहीं ये बताना भी आता है। क्वेश्चन पढ़ के आप कोडोमेन नहीं पहचान पाओगे। मैं बता दिया, ए टेंस टू बी लिखा रहेगा, ठीक है, ए रिलेटेड टू बी लिखा रहेगा, सॉरी। तो क्या लिखेंगे आप? 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन क्या होता है? व्हेन ईच एलिमेंट इन डोमेन is related to separate different element in codomain, then it is called, तब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 1 1। डोमेन का हर एलिमेंट अलग एलिमेंट से लिंक हो, मतलब दो लोगों का सेम इमेज ना हो। जैसे ऐसा, ये बना दिया मैं, ये बना दिया, जैसे 1 2 3 लिखा, यहाँ ए बी सी लिखा, ये बनाया, ये 1 1 है, ठीक है, 1 1। बनस्पति की मैं ये बना दिया 1 2 3 ए बी सी, ये सी, ये सी, ये बी, ये 1 1 नहीं है, ये क्या है? मैनी 1, ठीक है। तो दो लोगों का एक वैल्यू नहीं हो सकता, दो लोगों की एक वैल्यू नहीं हो सकती। मैनी 1 क्या होता है? उसका उल्टा। अब देखिए 1 1 को पता क्या लगाने की, वेज टू फाइंड 1 1। फंक्शन, ठीक है। सबसे पहला है ग्राफिकल, सबसे पहला क्या है? ग्राफिकल। अब मैं यहां पे कुछ ग्राफ बनाने वाला हूं, आप मेरे को बताइएगा कि आपके हिसाब से ये 1 1 है कि नहीं है। ऐसे करके 3 4 ठो ग्राफ बना दे रहा हूं, ठीक है। रैंडम ग्राफ्स हैं। कैसे ग्राफ हैं? रैंडम। देखिए, ओके, ये 4 ग्राफ बना दिए। एक्सपोनेंशियल, मॉड, लॉग टू द बेस ई, ई नहीं, बेस 1 1 से छोटा, और क्या? साइन कॉस कुछ भी, ओके। अब देखिए, ये है 1 1, ये कैसा फंक्शन है? क्यों? क्योंकि यहाँ का हर एलिमेंट सिर्फ एक ही से लिंक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसके लिए जो वैल्यू मिल रही है इसके लिए भी सेम वैल्यू मिल रही है। समझ रहे बात को? तो इसके लिए क्या पहचान होगी? जैसे फंक्शन की क्या पहचान थी? वर्टिकल लाइन खींचते थे और वो सिर्फ एक ही जगह कट करनी चाहिए थी, याद है? इधर क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और वो सिर्फ एक ही जगह कट करनी चाहिए। कहीं भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो और फिर ग्राफ को कितने बार कट करे? एक ही जगह, तो वो क्या कहलाएगा? 1 1। क्या लिखेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर यहां खींचे, कितने जगह कट कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन? दो जगह। तो ये मैनी 1 फंक्शन है बच्चों, ये क्या है? मैनी 1। क्यों भाई साहब? अगर जैसे ये मॉड एक्स ही है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है? मॉड एक्स ही है, तो एफ ऑफ 2 भी 2 होता है, एफ ऑफ माइनस 2 भी 2 होता है। तो 2 के लिए भी जो इमेज बन रही है और माइनस 2 के लिए भी इमेज बन रही है, दोनों क्या है? सेम। इसलिए क्या है ये? मैनी 1। बताइए अगला वाला मैनी 1 है कि 1 1 है? ये क्या है? ये तो बहुत ही ज्यादा मैनी 1 है। कैसा मैनी 1 है? बहुत ही ज्यादा। बात समझ में आई? अच्छा ये बताइए, 1 1 मैनी 1, मैनी 1 क्या है ये? मैनी 1। क्यों मैनी 1? इधर जो वैल्यू मिल रही है इधर पे भी सेम वैल्यू मिल रही है। ये बताइए, 1 1 मैनी 1 फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि
बिल्कुल ही फंक्शन ही नहीं है। क्यों? यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींचूंगा तो दो लोग, एक की दो इमेज होगी ना, तो फंक्शन ही नहीं है, तो मैनी वन और वन वन में क्यों आएगा? क्लियर है? नहीं लिखोगे तुम, पेज पलटने के बाद लिखोगे। ठीक है, पक्का? बढ़ू? ये देखिए, बताइए अब क्या है? वन वन है, क्या है? वन वन। क्या है? मैनी वन। क्यों? बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। बात समझ में आ रही ना? मैनी वन और वन वन में दो लोगों की सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए, दो एक्स की सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर हर एक्स की अलग अलग वैल्यू है तो उसको बोलते हैं वन वन, अगर दो एक्स की भी सेम हो गई तो उसको बोलते हैं मैनी वन। ठीक। सेकंड मेथड पहचानने का, सेकंड मेथड पहचानने का, कैलकुलस मेथड। अब बहुत ज्यादा टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही यूज होगा। देखिए, मैनी वन फंक्शन की पहचान ये है, यहां पे इस पॉइंट पे एफ डैश क्या हो रहा है? जीरो। पता है ना, मैक्सिमम मिनिमम का बेसिक आप वहां पढ़े होगे फिजिक्स में। यहां पे भी एफ डैश क्या हो रहा है? जीरो। इससे पहले फंक्शन बढ़ रहा था, मतलब एफ डैश पॉजिटिव। इसके बाद फंक्शन घट रहा है, मतलब एफ डैश नेगेटिव। यहां पे एफ डैश क्या? जीरो। तो अगर एफ डैश पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, मतलब एफ डैश, पहली बात तो जीरो आना चाहिए। पहली बात क्या होना चाहिए? जीरो आना चाहिए। और उसके बाद नेगेटिव से पॉजिटिव, उसके अबाउट अगर साइन चेंज हो रहा है, हम क्या बोल देंगे? मैनी वन। और अगर एफ डैश जीरो ही नहीं हुआ, एफ डैश क्या हो गया? यहाँ पे एफ डैश जीरो रह गया तो हमेशा ही बढ़ रहा है। एफ डैश क्या हो गया? ग्रेटर देन जीरो रहा, या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहा, या हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो रहा। इसका मतलब मोनोटोनिक फंक्शन रहा, या तो हमेशा बढ़ रहा है या तो हमेशा घट रहा है। तब आप क्या बोलोगे उसको? वन वन। बस समझ में ही कैलकुलस मेथड। क्या लिखेंगे? इफ फंक्शन इज, क्या बच्चों? मोनोटोनिक, देन इट इज क्या? वन वन। तो याद रखिए, एफ डैश का साइन चेंज नहीं होना चाहिए। एफ डैश नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। ठीक है? तो एफ डैश शुड बी ग्रेटर देन जीरो और एफ डैश शुड बी लेस देन जीरो। दोनों में से कुछ भी हो गया तो हम क्या बोल देंगे? वन वन है। लेकिन एफ डैश का रूट आ गया और उसका साइन बदल रहा है, तो हम वन वन नहीं बोल पाएंगे बच्चों। बुरी बात है, लेकिन कड़वा है तो है, हम नहीं बोल पाएंगे। ठीक है? एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल जीरो, डैश लेस देन इक्वल जीरो। उसके बाद भी बच्चों थोड़ा बहुत एनालिसिस करना पड़ता है, थोड़ा बहुत एनालिसिस करना पड़ता है। सम एनालिसिस, सम एक्सेप्शन केसेस। जैसे अब मैं ये बना दिया, ये क्या है? कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 बना दिया। ये वन वन है, मैनी वन है? मैनी वन है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन ही जीरो हो रहा है ना, डिफरेंशिएशन साइन तो नहीं बदल रहा है, तो ये क्या है? मैनी वन। अब इधर देखो, ये बना दिया मैं, ये क्या है? एक्स क्यूब। इसका भी डिफरेंशिएशन जीरो होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन जीरो के अबाउट साइन चेंज नहीं होता। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखो एक बार लिख देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हूँ? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का ग्राफ ये होता है बच्चों। ग्राफ से सबको पता चल रहा है कि ये वन वन है। क्या है? वन वन। धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब इसका एफ डैश निकाला, एफ डैश क्या आएगा? 3x²। जीरो कहां पे हो रहा है? एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो जीरो से पहले पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। जीरो के बाद पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। कहां नेगेटिव है भाई? यही डालना है एफ डैश की जगह। स्क्वायर है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये साइन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है? ये क्या है? वन वन। डिफरेंशिएशन जीरो होने से कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन के अबाउट अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे वन वन। डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो है तो बोलेंगे मैनी वन, क्योंकि वो फ्लैट कर्व हो गया है ना। वो क्या हो गया? फ्लैट हो गया, क्योंकि अगर कई जगह डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है तो फिर तकलीफ है ना भाई। क्या है? तकलीफ। बात समझ में आ रही? मेथड नंबर 3, एल्जेब्रिक मेथड बच्चों।
कैसा मेथड? एल्जेब्रिक मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल कंसिडर f of x1 इज इक्वल टू f of x2। क्या कंसिडर करेंगे? f of x1 इज इक्वल टू f of x2 एंड इफ x1 इज इक्वल टू x2 आ गया आपका सॉल्व करते करते, देन इट इज 1 1। देन इट इज 1 1। अगर नहीं आया तो क्या बोलेंगे? मैनी वन। जैसे लिखिए, जैसे मैं फंक्शन मान लिया ऐसा f of x इक्वल टू एक्स क्यूब, तो क्या करूंगा? पहले स्टेप क्या रहेगा? f of x1 इज इक्वल टू f of x2, तो x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, इसको उधर ले आओ, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0, तो ये स्प्लिटिंग हो जाएगा, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से क्या निकला? x1 इज इक्वल टू x2 निकला। यहाँ से कुछ और निकलेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? अगर मैं इससे x2 स्क्वायर कॉमन ले लूं और x1 बाई x2 का क्वाड्रेटिक बनाऊं, उसका d नेगेटिव आएगा, तो यहां से सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या निकला? ये माने आप लेट, देन क्या हो गया ये, तो इसलिए क्या हो गया ये 1 1। जबकि अगर ये होता है f of x इक्वल टू क्या होता है? x स्क्वायर होता है। क्या था? f of x इक्वल टू x स्क्वायर। यहाँ क्या लिखते? क्या कंसिडर करते हैं सबसे पहले? लेट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। x1 मतलब क्या? x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो यहाँ से क्या निकलता है? x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। क्या सिर्फ x2 निकला? नहीं, तो ये क्या हो गया? मैनी वन। तो ये मेथड बच्चों हम लोग स्कूल में यूज करते हैं। बाकी दो मेथड हम लोग जेई में यूज करते हैं। क्या मेथड? ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो अगर डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है और उसके बाद साइन चेंज हो रहा है तो वो मैनी वन है। डिफरेंशिएशन 0 ही नहीं हो रहा है या 0 हो रहा है और उसके बाद साइन चेंज भी नहीं हो रहा है तो क्या है? वो 1 1 है। ठीक है, ऑन टू ऐसे पहचानते हैं, रेंज बराबर अगर कोडोमिन है तो वो ऑन टू होगा। तो अब अगले क्लास में इससे रिलेटेड हम लोग सवाल करेंगे।